Hello everyone, I welcome you back at the platform Mandarin Academy and let's discuss important news editorial जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के अंदर लास्ट 3 डेज के अंदर आए हैं, इंक्लूडिंग आज का दिन भी शामिल है। और लास्ट 3 दिन का होने का कारण यही थे कि पिछले 3 दिनों के अंदर जो न्यूज़ और एडिटोरियल्स जो आ रहे थे वो वही चीज़ें रिपीट हो रही थी जिनका एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके थे। ऐसा है कि लास्ट 2 दिन क्लास नहीं आने से कई स्टूडेंट परेशान भी हुए, उन्हें लगा कि क्या बात है, इनिशिएटिव खत्म हो चुका है, हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। आई कैन एश्योर यू, अगर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर हम अपने समय को बर्बाद ना करें। इससे बढ़िया है जब आ रही है उस वक्त आप देखें ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपने ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आपने उनको पॉइंट्स बना रखा है तो वहाँ अपने और इन्फॉर्मेशन को इनरिच करें। अदरवाइज सेम चीज़ को, रिपीट टॉपिक को अगर हम बार बार देखेंगे अनटिल अनलेस कि उसमें कुछ नया ना हो, देन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपने देखा कई बार जो हमारा डिस्कशन होता है वो 1 घंटे भी चलता है, कई बार 30 मिनट भी चलता है, क्योंकि वही चीज़ जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही डिस्कशन पर हमें ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। सबसे पहले हमने देखा कि हमने यूक्रेन और रशिया वाले मुद्दे के ऊपर बहुत 3-4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लगभग 1 हफ्ते में डिस्कशन किए थे। हमने कौन से कंटूर थे उसमें किए, उसको एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब जो लास्ट 3 दिन 4 दिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए उसको मैंने नहीं लिया था ना, उसको आपको यहाँ पे क्रक्स बता देता हूँ। आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया, इनका जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बाद में शांति के समझौते के लिए प्रयास करने की बात उठी। कहाँ से उठी? उसकी बात उठी यूएसए से। और जब यूएसए से बात उठी तो यूएसए ने बोला कि हम क्या करेंगे, मैं किससे मिलूंगा, रशिया से मिलूंगा। इन दोनों राष्ट्रों ने निर्णय किया हम मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, इन्होंने लोकेशन तय की थी रियाद में। और रियाद के अंदर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि रियाद के अंदर हम जाएंगे, मीटिंग करेंगे। तो इन्होंने मीटिंग करी, ये इवेंट हुआ। और रियाद कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। तो इन्होंने सऊदी अरेबिया को पीस टॉक के लिए तय किया था। कि पहला प्रयास था पीस टॉक के लिए? नहीं, इससे पहले भी कई बार हुए थे। जैसे पहले टर्की ने भी एफर्ट्स किया था, अगर आपके नॉलेज में हो, ठीक है। इसके बाद यूरोप के अंदर भी इसके प्रयास किए गए थे, स्विट्जरलैंड के अंदर मीटिंग हुई थी। लेकिन इन जगहों पे क्या हुआ ना, आप जानते हो कि लड़ाई करने वाली 2 पार्टी है, एक यूक्रेन एक रशिया। अगर इन दोनों में से आप किसी एक को नहीं बुलाते हो तो वो किसी प्रकार से इफेक्टिव पीस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जब आपने टर्की में बात करी थी, टर्की के अंदर जब ये बात चल रही थी, उस टाइम टर्की ने हेजिटेट किया कि हम यूक्रेन को नहीं बुलाएंगे। और जब स्विट्जरलैंड के अंदर बात चली तो स्विट्जरलैंड के अंदर यूरोपियन राष्ट्रों ने बोला कि हम रशिया को पीस टॉक्स के लिए नहीं बुलाएंगे। अरे जब पार्टी ही वहाँ पे शामिल नहीं है तो आप कैसे पीस टॉक करोगे? अब क्या हुआ, जब ये यूएसए और रशिया दोनों आपस में मिले, कहाँ मिले? इनके फॉरेन डेलीगेशंस थे, इनके मिनिस्टर्स थे, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे यूएसए के, और इसके अलावा जो हमारे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सब कहाँ मिले? रियाद के अंदर। उनके डेलीगेशन की कंप्लीट बातें हुई, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। उनकी बातें होने के बाद लगा पीस के लिए प्रयास होंगे। लेकिन जो ये रियाद में मीटिंग हुई इसमें 2 शॉर्टकमिंग्स थी। सबसे मेजर शॉर्टकमिंग क्या थी कि दोनों ही राष्ट्रों के प्रतिनिधि नहीं थे, ना तो रशिया के थे और ना ही यूक्रेन के थे। लेकिन अब बातचीत किस में हो रही है? यूएसए और रशिया में। तो आपने एक साइड को तो पूरी पार्टी बना दिया जिसमें रशिया आ गया, तो आपने यूक्रेन को साइड कर दिया। दूसरा, आपने यूक्रेन को साइड नहीं किया तो कम से कम यूरोप को बुलाते, तो आप यूरोप को नहीं बुलाए। तो इस कारण से ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब सेकंड, इसके बाद क्या हुआ, जब यूएसए और रशिया की बात हुई तब फिर यूएसए ने इन्वाइट किया किसको? यूक्रेन को। कहाँ पे? बोला आप हमारे यहाँ पे आओ। कहाँ पे आओ? ओवल ऑफिस में। ओवल ऑफिस कहाँ है? यूएसए की जो कैपिटल है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तो वहाँ पे जेलेंस्की गए, और जेलेंस्की अपने जो यूएसए के एम्बेसडर है उसके साथ, अपनी टीम के साथ गए, और उनकी अच्छी खासी वहाँ पे स्वागत हुआ, मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, आपने अगर देखा है लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने 15-20 मिनट निकाल करके उस लाइव स्ट्रीम जो दोनों प्रेसिडेंट के बीच में बात हो रही है, उसके आसपास जो चेन ऑफ इवेंट जो हो रहे हैं, उन चीज़ों को ज़रूर देखें। क्या होता है, कई बार फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब ये जो ऊपर फोटो देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाली फोटो, ये फोटो प्रेसिडेंट की मीटिंग से पहले, ये इस तरफ यूएसए का डेलीगेशन है और इस तरफ आपको यूक्रेन का डेलीगेशन दिख रहा है। तो इसके अंदर आप इसको देख सकते हैं, ये जो हमारे यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद इस तरफ अगर आप देखो तो ये आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, और बाकी सब पूरा स्टाफ है, ये इनके एम्बेसडर है जो यूएसए के एम्बेसडर। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि 5-5 6-6 लोग आपको सामने दिख रहे हैं। तो मतलब काफ़ी हैवी डेलीगेशन था। उसके बाद ये फोटो है ओवल ऑफिस की, जहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है, दोनों की मीटिंग चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और इनकी एम्बेसडर मौजूद है, फॉरेन एम्बेसडर, बाकी मीडिया वगैरह सब कुछ था।
अब इस मीटिंग के अंदर, ये लगभग 50 मिनट की मीटिंग हुई थी, तो सारी चीज़ें तो आपके साथ काम की ना हो, अगर आप फ्री हो तो ज़रूर देखें। अब इसमें क्या हुआ, इस मीटिंग के अंदर यूएसए ने ये बोला था कि हम पीस डील साइन करेंगे। किससे? हम पीस डील साइन करेंगे यूक्रेन के साथ। और जो इनकी पहले बातचीत हुई, जो इस प्रकार के हाई लेवल के डेलीगेशन और इनकी सब पूरी टीम की बात हुई, उसमें लगभग था कि पीस डील साइन हो जाएगी। किसके बीच में? यूएसए यूक्रेन को एग्री करेगा, और रशिया से तो उन्होंने ऑलरेडी बात कर रखी थी। अब यूएसए ने जब बात की, तो यूएसए का बात क्या था कि बोला हम क्या है, आपको हेल्प दे रहे हैं ना, हम आपको फ्री में हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि आपको समझना होगा, जो आज के टाइम में वहाँ की सरकार है, कहाँ की? यूएसए की, वो बिजनेस ओरिएंटेड है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लेके जा रही है, वो अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहती है। तो वो उन्होंने बोला कि हम जो आपको इतने हमने मिलिट्री आर्सनल्स दिया, इक्विपमेंट्स दिए, जिनकी वजह से आप लड़े, वो सारी हेल्प थी। इस हेल्प के बदले हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये सब आपसे हम लेंगे। और आपको पता है यूक्रेन के अंदर काफ़ी, लगभग विश्व का 12 से 14% के आसपास इनके पास इसके रिजर्व्स हैं। और जो आज मोटा मोटी जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर किसी के पास रिजर्व है, तो वो कौन है? चाइना। और प्रोडक्शन भी चाइना ही कर रहा है, लेकिन रिजर्व भी उसके पास है। सबसे बड़ी बात क्या, क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इनका एक्सप्लोरेशन करना, इनकी प्रोसेसिंग करना, इनको इंडस्ट्री के यूज़ के लायक बनाना बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। इसके लिए आपको क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब यूक्रेन के पास है, लेकिन यूक्रेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या, यूएसए ने बोला कि लगभग आपके जितने रिसोर्सेज हैं, उसका 50% हमें दे दो, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग के अंदर हम आपसे पैसे भी लेंगे, भाई खर्चा भी तो लगेगा ना, तो उसके लिए। और जो हमने आज तक आपके वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उसको हम रिलीव कर देंगे, वे ऑफ कर देंगे। तो ये बातें चल रही थी, इन पे कुछ निगोशिएशन भी हुई। लेकिन जिस तरीके से अब क्या है, कुछ चीज़ें होती है जो पब्लिक डीलिंग के अंदर ओपन होनी चाहिए, कुछ होती है वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हैं कि ये सेकंड टाइम चुन के आए हैं, एक इलेक्शन हारे भी थे, तो ये ज़्यादातर टाइम अपना पब्लिक मीडिया के सामने खुद को रखते हैं, और ही इज़ नोन फॉर वेरी हिज ओपन माइंडेडनेस एंड वोकल लेंथ। तो अब जब ये बातचीत करने लगे, वहाँ पे बात करते करते जो कुछ वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनकी बातों से जेलेंस्की जी को इनको ठेस पहुंची होगी, तो उन्होंने भी वापस कुछ बातों का वहाँ पे अपना जवाब दिया। अब जब आपको पता है, आपको मीडिया देख रहा है, यू आर ए प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री हु इज़ इन्वॉल्व इन ए वॉर, और एक तरफ दूसरा राष्ट्र है जो विश्व में सबसे अपने आप को पावरफुल मानता है। यूएसए यूक्रेन को कुछ गिनता ही नहीं है, उसकी साइज़ उसके सामने कुछ नहीं है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उसके सामने कुछ नहीं है, वो तो डिक्टेट कर रहा है। अब वहाँ पे जेलेंस्की ने अगर 2 या 3 बातें उनके बात को काउंटर किया, तो वो उनको हर्ट हो गई। जब हर्ट होगी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक तरह से ओपनली, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसको डिफेम करने का प्रयास किया। अब वो डिफेम उन्होंने नहीं था, और उन्होंने जवाब किया। इवन आपने देखेंगे कि अगर वहाँ पे जो एक लास्ट के अंदर जो कुछ Q&A सेशन चलता है, जिसके अंदर वहाँ पे एक रिपोर्टर था, उस रिपोर्टर ने जेलेंस्की जी से क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने ये जो सूट बूट क्यों नहीं पहना है भाई, वाई यू हैवंट वियर काइंड ऑफ ऑफिशियल ड्रेस व्हेन यू आर इन हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रेसिडेंट, किसी राष्ट्र के, एक सोवरेन राष्ट्र के प्रेसिडेंट को मीडिया पर्सन के द्वारा जो वहाँ प्रेजेंट है ओवल ऑफिस में, उस तरह इस प्रकार के प्रश्न पूछना काफ़ी एम्बेरस होता है। हालांकि उनका जो जवाब था वो भी काफ़ी ट्रिकी था, परंतु ये दिखाता है कि किस प्रकार से उनको एक हराश करने का प्रयास किया। अब मैं ये फोटोज इसलिए लाया, जितनी मीटिंग्स दिख रही है, आप इसमें पूरे डेलीगेशन की फ़ोटो देखो यूक्रेन के, ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि जो एक ऑलिव ग्रीन टाइप की इनकी यूनिफॉर्म है, जो कि एक वॉर सेंसिटिव नेशन को दिखाती है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी और जिसके ऊपर इनकी ड्रेस के ऊपर सवाल उठाया गया। तो पर्सनल अटैक्स कभी भी अच्छे नहीं होते हैं ये फॉरेन लेवल की डेलीगेशन की मीटिंग के अंदर। और यहाँ पे इनसे पहले भी तो उनके प्रेसिडेंट थे, जो बाइडन के टाइम भी तो आप मीटिंग देख सकते हो, जो जेलेंस्की हैं उनकी यूनिफॉर्म सेम है, और ये देख सकते हो आप, आपको ऑलिव ग्रीन ही मिलेगी। इसका मतलब उनकी तो कंसिस्टेंसी थी, क्या मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं पहन रहा हूँ। लेकिन जो यूएसए की तरफ से ये चीज़ें पूछी गई, जिस प्रकार से जेडी वेंस ने उनसे, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनकी बातों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो ये इस पीस डील को डिरेल करना ही था। अब हुआ क्या, हो सकता है भविष्य में दोबारा पीस डील हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और यूएसए ईगरली चाहता है कि कैसे भी ये पीस डील हो जाए। तो परंतु इस प्रकार के कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ इतनी सारी स्टोरीज को बताने का रीज़न क्या है, अब हमको इन बातों से क्या इन्विजन करना चाहिए। अब हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।
आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्साई की संधि हुई थी, और वर्साई की संधि के अंदर जो जर्मनी था, जर्मनी ये बैटल हारा था, और जर्मनी को एक ह्यूमिलिटेटिंग ट्रिटी साइन करनी पड़ी थी। कहाँ पर? वर्साई के अंदर। तो उससे आप सोचो, आज मॉडर्न टाइम के अंदर अगर आप, ये नियो कोलोनियलिज्म का टाइम है जिसके अंदर यूक्रेन भी एक डेवलप कंट्रीज में से पार्ट है, यूएसए एक डेवलप कंट्री है, वहाँ पर अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आप सोचो वर्ल्ड वॉर वन और टू के अंदर जो विश्व अपने दो राष्ट्रों में, दो धड़ों में बटा हुआ था, वहाँ पे किस प्रकार का वर्साई के अंदर जर्मनी के साथ व्यवहार किया होगा। यही एक रीज़न था। उस ह्यूमिलिएशन के कारण हमने वर्ल्ड वॉर टू में राइज ऑफ हिटलर देखा, हिटलर, और जिसने पूरी दुनिया को एक और विश्व युद्ध के अंदर डाल दिया। अदरवाइज तो वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो बोलते थे ये तो दिस इज द टोटल वॉर, इसके बाद तो कभी वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी त्रासदी होती है। परंतु हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्रकार की संधि की शर्तें थी, ह्यूमिलिएशन किया गया एक राष्ट्र का, और राष्ट्र के लोग जो डेलीगेशन गया उनका भी किया गया। इस कारण से आप सोचो बहुत छोटी चीज़ें बहुत बड़ा असर डालती है। आज आप विश्व के अंदर बोल रहे थे, यूएसए के प्रेसिडेंट, मैंने जब ये वीडियो क्लिप देखी थी, उसने जब विश्व वर्ल्ड के जो उसके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड वॉर थर्ड को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ऐसी बातें करने के बाद अगर इस प्रकार से बातें करोगे तो चीज़ें कैसे चलेगी? तो पीस डील इसीलिए अभी डिलेल हो चुकी है, अब आने वाले समय में होगी, तब तक तो प्रॉब्लम है। अब होगा क्या? अब हमारे जो मिस्टर जेलेंस्की है, प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ लेंगे और वहाँ जाकर के उनसे बात करेंगे और फिर कोई पीस डील दोबारा निगोशिएट होगी। इट विल टेक सम टाइम। अदरवाइज क्या होता, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। सो द वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो अभी आज के टाइम में फॉरेन पॉलिसी का सिस्टम चल रहा है ना, वो डिरेल हो चुका है। अब रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, और आप जिस तरह से देखो, आप अचानक से आप ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट होते हो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। आप वॉर से पहले क्या होते, लड़ाइयाँ होती थी, जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए ने बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाई, और उसका उद्देश्य क्या था कि वो अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए ऑयल को और गैस को प्राप्त करे, और उसके लिए उसने इराक में, कुवैत में बहुत सारी जगह अपनी फोर्सेस भेजी, ऑयल के रिजर्व को अपने कंट्रोल में लाया, वहाँ से तेल को खरीदा, सस्ता खरीदा। तो ये उसकी उस टाइम की, वो उस टाइम भी वार से बेनिफिट उठाता था। परंतु आज जो हमें देखने को मिल रहा है, अब क्या यूएसए बिल्कुल ओपन हो चुका है कि हाँ ठीक है, लड़ाई खत्म करवाता हूँ, मुझे ये चाहिए। तो ये दिखाता है कि उसकी ईगरनेस, कि किस प्रकार से वो अपने आप को एक चाइना से बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन में फील कर रहा है, और उसे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मेरा हेजिमनी है दैट इज़ गेटिंग चैलेंज। दिस वाज द क्रक्स। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ से वापस गए वो ओवल ऑफिस से, और यहाँ पे जो ये मीटिंग्स थी उसका कोई आउटकम नहीं निकला, और मीटिंग के बाद वो यूरोप गए, और यूरोप के राष्ट्रों ने इनको अटेंड किया है, जिसके अंदर यूके है, फ्रांस है। तो अब देखते हैं आगे क्या इवेंट्स होंगे। तो वी आर हियर, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस चल रहा था, जो आप जानते हैं कि रणवीर ने, जो उनका शो हुआ था रणवीर अलाहाबादिया का, और उसके शो के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने वल्गर लैंग्वेज यूज़ की थी, तो राष्ट्र के अंदर मल्टीपल जगह अलग अलग स्टेट्स के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई। अब एफआईआर गुवाहाटी में भी हुई, आपके साउथ इंडिया में हुई, नॉर्थ इंडिया में हुई, वेस्ट इंडिया में हुई। फॉर अ सिंगल मैन उसके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो हर जगह जाए, पुलिस स्टेशन में पहुंच नहीं सकता, तो उसने अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने ओके बोला कि ठीक है, इनके खिलाफ जितनी भी एफआईआर्स हैं उनको क्लब किया जाए और इसे एक जगह कंपाइल किया जाए। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली वो सुन ली गई। सेकंड उनका पॉइंट था कि मुझे ये मेरे आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो मुझे ये अधिकार दिया जाए कि ताकि मैं अपना जो शो है उसको दोबारा से ऑनलाइन एयर कर सकूं। लेकिन जब उनको ये बोला गया कि सारी आपकी एफआईआर्स क्लब की जाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको अभी एयर नहीं कर सकते। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनके जो एडवोकेट थे वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ उनके रोजगार का सवाल है, बल्कि उनके पास लगभग 280 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उन 280 एम्प्लॉय की भी रोजगार का सवाल है, उस वर्कफोर्स की भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने स्टेक पे है। तो उन्होंने फिर आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट में रही। सुप्रीम कोर्ट में जो सिंगल बेंच जज थी, अपने जो जस्टिस सूर्यकांत साहब है, इन्होंने जजमेंट दिया और उन्होंने कहा यू आर राइट कि आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, यू कैन अगेन गो ऑन एयर और अपना शो आप करो, बट जो ये शो करोगे, इस शो के लिए उन्होंने बोला है कि आपको जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, उसके कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स हैं,
आपको ये मोरल स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन सोसाइटी के, वो फॉलो करने हैं। इसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि आपने वेस्ट को फॉलो किया, आपने किसको फॉलो किया। हम जानते हैं आपके पास आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि ये जो आपके पास आर्टिकल्स है ना, इन आर्टिकल्स के अंदर स्पेशली आर्टिकल 19 और 21 ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ है। और क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं हम ये जानते हैं, पॉलिटी के बेसिक्स में हमने पढ़ा है। लेकिन यहां जो इन्होंने कोट किया वो कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपको पब्लिक मोरालिटी एंड पब्लिक डिसेंसी, इन दोनों चीजों को मेंटेन करके ही कोई काम करना चाहिए। तो आप समझ गए। तो ये जो इन्होंने बात बोली कि आपको पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक डिसेंसी को रख के कोई काम करना चाहिए था, ये आपने गलती कर दी। लेकिन अब चूंकि इतने लोगों के रोजगार का सवाल है, हाँ आपको परमिशन देते हैं। इसके साथ तीसरा था कि क्या ये बाहर जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हम इनको बाहर नहीं भेज सकते। क्यों? बोला हर बार वो कोर्ट से कॉपरेट भी तो नहीं कर रहे ना, आप खुद आ रहे हो एडवोकेट, वो खुद नहीं आ रहे, प्रेजेंट नहीं हो रहे, तब अब आगे उनको हो सकता है उसके लिए परमिशन दे दे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है उसके लिए 2-3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, और ये जो इंपॉर्टेंट हुई है वो एथिकल पर्सपेक्टिव से हुई। सबसे पहला हमने ये देखना है कि व्हाट इज एथिक्स एंड मोरालिटी। और आप जानते हैं एथिक्स तो क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। दुनिया के अंदर आप कहीं पर भी जाओ वो एथिकल ही रहेंगे, चाहे आप वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो। सो दीज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which are ethical at any point of time at any situation, that is called ethical standards. these are set of guidelines, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। बट तो व्हाट इज मोरालिटी, मेरे लिए जो मोरल है वो हो सकता है आपके लिए ना हो, और किसी और का जो मोरल है किसी और के लिए ना हो। मतलब मोरल स्टैंडर्ड्स में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो किसी कंट्री से कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी। एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए जो चीज़ मोरल हो सकती है वो दूसरों के लिए शायद ना हो। जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे जाम्बो जी ने जो अपनी शिक्षाएं दी थी उसके अंदर क्या बात थी, उन्होंने कहा था कि जो नीले कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए। लेकिन आप यूएसए में जाओ, वहाँ आप देखोगे कि जैसे कल ही हमने ओवल ऑफिस के अंदर देखा तो कई लोग थे वो ब्लू सूट के अंदर भी वहाँ पे करे। तो अब इनकी जो धारणा थी वो हमारे यहाँ के हिसाब से प्रकृति को ध्यान में रखते हुए थी कि नीले वस्त्रों का आपका धारण नहीं करना चाहिए, जबकि यूएसए के अंदर अलग कंसेप्ट है। तो ये एक हमारा मोरल स्टैंडर्ड है और यूएसए का मोरल स्टैंडर्ड अलग है। मैंने एक एग्जांपल कोट किया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे सूर्यकांत साहब ने ये कहा, जस्टिस साहब ने, कि देखो वेस्ट के मोरल स्टैंडर्ड अलग है, वहाँ पे हो सकता है उन चीज़ों को वल्गर कंसिडर ना किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये वल्गर है। कि मोरल स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं अपने यहाँ यदि परिवार के साथ बैठ के कोई चीज़ नहीं देख सकता हूँ और वो चीज़ आपने अडल्ट्स के लिए जस्टिफाई कर रखी है, देन इट इज़ इमोरल, ये मोरल नहीं है। और चूंकि यदि आप पब्लिक मीडिया के अंदर आप इन चीज़ों को दिखा रहे हो तो आपको तो वो प्रिंसिपल फॉलो करना ही है। तो जज ने बोला यस वी एडमिट कि उसकी मिस्टेक्स थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें तो अब देखो, वो तो प्रोसीडिंग्स चलेगी तो उसके बाद जैसा रूलिंग आएगा उसके आधार पर तय होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सबसे पहले आप जो ऑनलाइन कंटेंट आज के टाइम चल रहे हैं, ये किसको बोला उन्होंने, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर तुषार मेहता, उनको बोला कि गवर्नमेंट को कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके आने चाहिए, गाइडलाइंस लेके आने चाहिए, और जो ये वल्गैरिटी है इसको डिफाइन करना है। कहाँ पे? जो ये ऑनलाइन क्रिएशन चल रहा है ना, इसके ऊपर। ये तो आज एक इवेंट है, ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। और बोला है कि ये जस्टिस साहब ने कहा, मैंने खुद ये आपका उसमें जो प्रोग्राम देखा है जब मैं केस की हियरिंग कर रहा हूँ, एंड आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसमें तो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें अब देखो, उनका काम जुडिशियल एंगल से देखना है, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही ये चीज़ें, और आज का जो यूथ है उसको भी इन चीज़ों को समझना होगा। भाई एक प्रोफेशन अलग है, आप में एक आर्ट है। सपोज मैं कहता हूँ कोई कॉमेडियन है, उस कॉमेडियन में एक आर्ट है, आप उस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को हंसाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वल्गरिटी का इस्तेमाल करो। अगर आप में उनको अंदर हंसाने की काबिलियत है, आप उनके लिए मिमिक्री कर सकते हो, उनको उनके मूड स्विंग्स कर सकते हो, उनको खुश बना सकते हो, दैट इट इज़ योर आर्ट, इट्स योर प्रोफेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना खुद की पब्लिक ओपिनियन को, अपने आप को सोशली फेमस करने के लिए आप वल्गर चीज़ों को बोलो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडियन सोसाइटी। तो ये चीज़ें हैं वो इस जजमेंट से बाहर निकल के आई। इसके बाद अभी ये केस चल रहा है, वी विल सी आगे क्या होता है इसमें। अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं कि इस 3-4 दिन में बहुत कुछ हो गया हो, लेकिन चल रहा है। सबसे पहली बात आपको पता है, अगर आपने देखा है न्यूज़ के अंदर, तो जो हमने पहली बात तो एक केस की बात की थी कि जो अमेजन का क्लाउड सर्विसेज है ना, अमेजन की वेब सर्विस है, अमेजन की वेब सर्विस ने ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते हैं क्या होता है? क्लाउड सर्विस मतलब क्या है? आपको
सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, आपको कोई काम करना है, तो आप अमेजन के क्लाउड्स का यूज़ कर सकते हो, आप डाटा स्टोरेज कर सकते हो, अपने प्रोग्राम्स को वहाँ पे रख सकते हो, अपनी सारी प्रोसेसिंग उसके बेस पे कर सकते हो। तो आपको क्या है, आप कहीं पर भी जहाँ आपको इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ बैठ कर आप कोई भी काम कर सकते हो। तो ये क्लाउड सर्विसिंग का एक कंसेप्ट होता है, जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्लाउड्स का जो प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब अमेजन की जो वेब सर्विस है वो क्लाउड कंप्यूटिंग देती है, कुछ चार्जेस लेती है। हमारे यहाँ की कंपनी थी, उसने ऑलरेडी केस किया था, उसकी चर्चा हमने करी थी, तो उसके लिए अमेजन वेब सर्विस ऑलरेडी न्यूज़ में था। अब क्या हुआ है, इसने एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है, किसने, अमेजन ने, और उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है ऑस्लॉट, ये उसका नाम है। और ये पहली कंप्यूटिंग चिप है किसकी, अमेजन की। और न्यूज़ कहाँ से आ रही, सैन फ्रांसिस्को, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहाँ से ये न्यूज़ आ रही। अब इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और एक और कंपनी थी ये गूगल। तो गूगल ने तो क्या विलो बनाया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने आई थिंक मैरिजोना, आई मे बी प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जब रिसेंट चल रही थी, मैं उसकी जो इनकी साइंस की रिसर्च की बुक आती है उसको रेफर कर रहा था, तो उसके अंदर ये चीज़ें मैंने देखी थी। तो अभी ये धीरे धीरे न्यूज़पेपर उसके अंदर आ जाएगी। वंस क्या होता है, पब्लिकेशन को पब्लिश होता है, पब्लिश होने के बाद चीज़ न्यूज़पेपर में आती है, वो वहाँ पर उसको देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है कि क्या चीज़ है। तो अब अमेजन ने अपना एक क्लाउड कंप्यूटिंग चिप बनाया है जिसका नाम क्या, ऑक्लॉट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है आपका मैरिजोना, उसके बाद गूगल ने बनाया है आपका विलो। अब ये है क्या, ये सारे की सारी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स हैं। अभी ये रिसेंटली बनाई है नहीं, इसके ऊपर ये कोई कोई कंपनी आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई 17 साल से काम कर रही थी, और जो ऑकलॉट बनाया ये 7 साल से काम कर रही थी, और गूगल ने जो बनाया वो उसके लिए 8 या 9 साल से काम कर रही थी। तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हो रही है। इवन जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है ना, उसके अंदर तो उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल बना दिया है जिसका वो चिप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का इन्होंने ये नाम रखा है। और वो तो काफ़ी एडवांस है, उसको तो और रिसर्च करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं एक दिन आपके लिए आर्टिकल लेके आ जाऊँगा। लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स क्यों न्यूज़ में है, देखो हमारे पास, आप जानते हैं बेसिकली 2 प्रकार कंप्यूटर होते हैं, एक क्लासिकल कंप्यूटर और एक होता है क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लासिकल कंप्यूटर आपके घर में, आपके लैपटॉप, आपका पीसी, और चाहे हम प्रत्युष ले लो, हम चाहे सुपर कंप्यूटर ले लें, वो सारे के सारे किसके आधार पर बेस्ड हैं, वो है क्लासिकल कंप्यूटर। और इसमें होता क्या है, इसमें बिट्स होती है 0 और 1 की फॉर्म में। तो उसको हम क्या है, अगर आपने 0 कहीं रखा है तो दूसरी जगह पर आप वापस 0 नहीं रख सकते, 1 रख सकते हो। मतलब एक ही जगह पर 2 बिट्स नहीं आएंगे, आप समझ गए। ये बेसिकली हमारे क्लासिकल कंप्यूटर में होता है। और क्लासिकल कंप्यूटर की खूबी क्या है, ये अपनी प्रोसेसिंग जो होती है ना, इसकी प्रोसेसिंग तो स्लो होती है, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करता है। उससे क्या होता है, इसमें एरर आने की संभावना बहुत ही कम है और नेग्लिजिबल है। सपोज आप क्लासिकल कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा ऐड करो और आप देखोगे उसका जो रिजल्ट है ना, वो एट पार मिलेगा आपको, दैट इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट। अब क्वांटम में आते हैं। क्वांटम में क्या है कि जो 0 और 1 है ना, ये क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक ही पोजीशन पे रह सकते हैं, दोनों यहाँ आ गए, हो सकता है ये दोनों यहाँ आ जाए, हो सकता है यहीं पर 0 और 1 एक साथ आ जाए। तो ये इनकी क्या होती है, 0 और 1 जो इसकी क्यूबिट्स हैं, यहाँ तो बिट्स थी और यहाँ हमने क्या बोला, इसको क्यूबिट्स बोला। तो ये क्यूबिट्स हैं, वो एक साथ कहीं पर भी 2 पोजीशन में आ सकती है। तो एक तो ये हो गई इसका, और दूसरा इसको एक तो इसकी प्रॉपर्टी होगी एंटेंगलमेंट, और दूसरी होगी इसकी सुपर इम्पोजिशन। आई होप ये चीज़ें आपने आपके बेसिक्स में पढ़ी होगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में ये 2 बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। और इसके अलावा 0 से 1 के बीच में जो इतनी आपकी अनंत संख्याएं 0.1, 0.2, 0.3 जो भी है, वहाँ पर भी ये अपनी पोजीशन ले सकता है। तो ये दोनों इसे एंटेंगलमेंट और सुपर इम्पोजिशन, इसकी 2 मेन प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेस पे आपका क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इतनी अच्छी चीज़ है आप यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, इसके जो डाटा, जो रिजल्ट है ना, वो एक्यूरेट नहीं आते, उसमें क्या है, एरर्स होता है। अभी भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें एरर फ्री डाटा नहीं मिलता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग लार्ज, बड़ी जो कैलकुलेशंस हैं, जिसके अप्रोक्सीमेट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो वो जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। तो ये इसलिए क्या हो रहा है, अब इन चिप्स का निर्माण रैपिडली चल रहा है, अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया इन सारी कंपनियों में। अब इन चिप्स की ये बात चल रही है जिनकी हमने बात की, ऑक्टेट की होगी, विलो की होगी, ये क्या कर रहे हैं, जो आपको एरर बताया ना ये मैंने, कि भाई क्वांटम के अंदर एरर होता है थोड़ा सा, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, 99% के आसपास, इवन 90% के बाद एक्यूरेसी मिलती है। तो ये जो चिप्स नई नई डेवलप हो रही है, ये चिप्स क्या कर रही है, इस एरर को कम करने का, रिड्यूस करने का प्रयास कर रही है, जिससे क्या है कि हमको रिजल्ट
एक्यूरेट मिलने के प्रयास करने की संभावना बढ़ जाए। तो ये स्लोली उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दे आर इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस, लेकिन स्टिल जो बार है उस बार तक ये नहीं पहुंचे। तो ये उनकी प्रोग्रेस के लिए काम चल रहा है, जिसके अंदर ये नई हमारे पास कंप्यूटिंग चिप्स आ रही है और ये अब आती रहेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वगैरह पता होना चाहिए। और जब भी अभी तक देखो, ये तो क्या है, जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ 3-4 लाइन आई थी तो मैंने ये उठा लिया और उसको आपको लिंक करके बता दिया। बट वी विल हैव एन एडिटोरियल बिफोर एग्जामिनेशन वेरी इजीली, क्वांटम को लेके जरूर आएगा, तो देन वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। साल 2024 के जो आपके ऑस्कर के अवार्ड्स हैं उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और पिछली बार अगर आपने अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर आपने जो आरपीएससी का मेंस का पेपर था उसमें देखा होगा, तो उन्होंने कैंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा था और कैंस के अवार्ड के बारे में पूछा था। तो अब क्या होता है, इन चीज़ों का कारण क्या हो गया, अब ये जो चीज़ें हो रही है वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो अब ऑस्कर बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऑस्कर को लेकर के हमें ध्यान रखना है किस किस को मिला, क्या मिला। तो द हिंदू के अंदर ये आज की न्यूज़ है। पहले तो जो हमने बात करी उसमें से 1-2 आर्टिकल तो पीछे के थे जो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये पर्टिकुलरली हिंदू में आया था, जिसके अंदर क्या है, अब ऑस्कर देता कौन है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात, जो ये ऑस्कर है ना, इसको हम अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अकेडमी अवार्ड्स। और इनको देता कौन है, तो इसके लिए ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है, ये एक संस्था है, वो देती है, जिसका नाम क्या है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो ये जो अकेडमी है वो अकेडमी अवार्ड्स देती है, और ये क्या देती है, ऑस्कर अवार्ड्स देती है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्यों दिए जाते हैं कि भाई आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत अच्छा काम किया हो। इसके जो वोट्स वगैरह होते हैं वो जैसे हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, राष्ट्रपति के जब इलेक्शंस होते हैं उसमें पता है ना आपको, एक कैंडिडेट के पास ऑप्शन होते हैं कि वो 2-3 के नाम लिख के देते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इनमें नाम दिए जाते हैं, जो टॉप में जिनके मैक्सिमम वोट्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन से थे, तो ये 97th अवार्ड्स हैं। लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान है तो ओपनहाइमर जो मूवी थी उसको अवार्ड मिला था, मैंने मूवी का नाम बताया, उसके जो अपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसी मूवी के लिए मिला था, और उसके अलावा जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी ओपनहाइमर को मिला था। और ओपनहाइमर जो थी वो हमारी जो इसकी आपका जो एटम बॉम्ब बनाया गया उसके ऊपर की कहानी थी। अगर किसी को देखना चाहे तो मतलब आपको कितनी पसंद आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर टाइम हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करने से ज़्यादा फायदा रहेगा। अब अभी जो इस साल मिले हैं तो वो उसमें एक फिल्म मूवी जो है वो मेन चर्चा में रही है, वो है अनोरा। अब इस अनोरा के अंदर क्या हुआ, अनोरा के अंदर बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड तो अनोरा को नहीं मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी कौन सी मिली जिसको अवार्ड मिला है, तो मूवी होगी आपकी अनोरा। अब इसके साथ आपको ये भी जानना होगा, अगर अनोरा को मिला है तो इसके जो डायरेक्टर हैं उनको भी मिला होगा। एक तो अनोरा मूवी को खुद को मिल गया, एक इसके डायरेक्टर को मिल गया। डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं ये सैम बेकर। ठीक है, ये बाकी अपने पूरी की पूरी टीम के अवार्ड लेके यहाँ पे बैठे हैं, 4 अवार्ड दिख रहे हैं आपको। तो ये कौन है आपके, सैम बेकर। तो इनको किस किस के लिए मिला, एक तो एनोरा मूवी के लिए, फिर एक बेस्ट डायरेक्शन के लिए हो गया, इसी के साथ जो ओरिजिनल स्क्रीन पे हो गया वो कहानी आ गई। इसके बाद एडिटिंग का मिल गया इनको। ठीक है, ये आपको अवार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 1, 2, इनका 3 का खुद, और इसके साथ इस मूवी को जो मिला। तो ये हो गए 4 अवार्ड तो इनके खुद के हो गए। अब जो आप माइक मेडिसन को देख सकते हैं, ये लीड एक्ट्रेस थी किसमें, एनोरा में, तो इनको इसके लिए अवार्ड मिल गया। इसके अलावा एक और मूवी जो चर्चा में थी वो थी आपकी ब्रूटलिस्ट, और ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, वो मिला है एंड्रयू ब्रॉडी को, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, बेस्ट एक्टर हो गए, बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, उसके बाद आपके बेस्ट डायरेक्टर हो गए। मूवी कौन सी थी, अनोरा, जिसको हमने देख लिया, टोटल 4 अवार्ड मिले। इसके अलावा इसमें ग्रे एरिया में कुछ बच ना जाए तो आपको बता दूं, इसको जरूर याद रखना आपको। ठीक है, इसीलिए कई बार कहते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसको समझना भी उससे ज़्यादा होता है। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था नो अदर लैंड। क्या नाम है, नो अदर लैंड। अब ये जो मूवी थी वो जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो युद्ध चल रहा है ना, वो जो चल रहा था अभी, तो उनकी हालांकि बीच में, दोनों के बीच में पीस डील चल रही है, एक्सचेंज ऑफ पीपल हो रहा है, तो वो चीज़ें चल रही है। लेकिन जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो गाज़ा के अंदर जो संघर्ष हुआ, उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था नो अदर लैंड। तो इस नो अदर लैंड को उस डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर क्या दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, लेकिन अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट हैव समथिंग डाटा। तो आप
बेस्ट मूवी, उसका स्क्रीन प्ले, उसके बाद उसकी एडिटिंग, उसके बाद डायरेक्टर तो सैम बेकर को आप दिखा सकते हो, 4 अवार्ड तो यही हो गए। उसके बाद आप ब्रूटलिस्ट मूवी की बात कर लेना, और एनोरा की ही जो बेस्ट एक्टर थी माइक एडिसन की बात कर सकते हो, माइक एडिसन की, और डॉक्यूमेंट्री की बात कर लेना जिसके अंदर आप किसकी, नो अदर लैंड की। नाम भी बड़ा सिंपल है, नो अदर लैंड, और ये कहानी मैंने आपको बता दी। इतनी बहुत चीज़ें हैं, अगर ऑस्कर पे कोई सवाल आ जाए तो आप इसको बता सकते हो। और धीरे धीरे क्या होगा, अभी आज यहाँ पढ़ा, कल को कहीं मैगजीन पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, वापस रिवाइज करोगे तो चीज़ें और बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, ये न्यूज़ पर से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जॉब लग जाएगी, फ्यूचर के सिविल सर्वेंट्स बनोगे, हाउ वी शुड बिहेव, हाउ वी शुड वर्क, इट गिव्स लेसन। इसमें क्या है, ये जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गुजरात के अंदर ये बहुत बड़े लीडर हैं, और एक जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं काफ़ी फेमस पोइट भी हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव नो सिंपैथी विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आइदर इट्स बीजेपी और कांग्रेस। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सिविल सर्वेंट्स को किस तरह से काम करना चाहिए। अब हुआ क्या, जो इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोएम है वो डाली, हालांकि इन्होंने उसको, वो किसी इनकी ओरिजिनल पोएम नहीं थी, इन्होंने उस पोएम को नरेट किया था, और उस पोएम के मतलब इन्होंने बोला था कि जो खून के प्यासे हैं उन्हें अहिंसा का पाठ समझना चाहिए। तो इन्होंने ये जो पोएम पढ़ी, इस पोएम के अगेंस्ट में तो गुजरात के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई, और गुजरात पुलिस ने खुद ने इनके खिलाफ एफआईआर को लॉन्च किया, और बोला कि जो इन्होंने ये पोएम पढ़ी है, अब इस पोएम के कारण क्या हो रहा है, समाज के अंदर विद्वेष फैल रहा है, समाज के अंदर ये पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बातों के आधार पर इनकी वो करी, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में ये गए और उन्होंने बोला कि आप मेरी जो एफआईआर हो रही है गलत हो रही है, और इस एफआईआर को खारिज करो। तो वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। फिर हाई कोर्ट से मैटर कहाँ पहुँचा, मैटर पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यदि कोई व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आज़ादी के 75 साल बाद करते हुए, अगर कोई कविता जो किसी और के द्वारा गाई गई है और इसके 100 मतलब निकाले जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो जज थे, जज ने खुद ये पंक्ति गाई, और जो सॉलिसिटर जनरल यानी कि हमारे तुषार मेहता जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुजरात सरकार को भी वही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सॉलिसिटर जनरल ने जब अपनी ये बातें बोला इनके ये जो बयान थे, इनकी जो बातें थी, वो समाज में विद्वेष भावना ये सारी फैला रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा 75 साल के बाद अगर हम इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे सकते कि एक कवि अपनी पंक्ति और उसकी इन चीज़ों को नहीं गा सकता, तो हमें बहुत मुश्किल है। बोला सुप्रीम कोर्ट के ये वर्बल स्टेटमेंट थे कि आखिर किस आधार के ऊपर जो गुजरात पुलिस ने एफआईआर को लॉन्च किया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हो सकता है ये पॉलिटिकली लिंक हो, प्रेशराइज हो, ही इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पे सरकार बीजेपी की है, ये कांग्रेस से हैं, तो उस कारण से पुलिस ने कर लिया होगा। लेकिन हमें लार्जर कंटेक्स्ट समझना होगा कि यदि आप कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हो, यू शुड हैव एम्पिरिकल एविडेंसेस। आपको लगना चाहिए कि वहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है जिसके कारण ये समाज के हित में नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, आखिर में आप जाते हो जुडिशरी में, वहाँ आपको जाकर के इंसल्ट होती है। आखिर अब सारा ब्लेम किसके ऊपर आया? आज जितने अखबार हैं वो सारे के सारे किसको ब्लेम कर रहे हैं? वो पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं। और हो सकता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहा हो और उस तरह नहा रहा हो, लेकिन आज ये बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि पुलिस आर येट टू फैथम द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आज तक पुलिस को पता ही नहीं है क्या कि मतलब फ्री स्पीच क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, वो समझ ही नहीं पा रही। तो आप समझ रहे हो ये कितने कड़े वर्ड हैं। और जब कल को आप ये प्रशासनिक अधिकारी बनोगे और आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम होता है, और जब देखो जब भी कोई कोर्ट में केस होगा तो जहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाता है, तो ये आप ध्यान रखना कि कभी भी अधिकारी लेवल से कोई भी ऑफिसर होता है वो नीचे नहीं जाता वहाँ पे। या तो केस का अधिकारी होगा, या फिर चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो, या फिर वो आपके चाहे वो वहाँ के डीसीपी हो, या फिर वहाँ के कोई एसपी हो, इस लेवल से नीचे अधिकारी कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट नहीं करता है, स्पेशली अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं ना, उसकी रेपरकशन संपूर्ण राष्ट्र के अंदर होती है, तो हर कोने में उसकी संज्ञान लिया जाता है, उन बातों को सुना जाता है, देखा जाता है। आज आप इस एस्पिरेंट है तब भी इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी सर्विस में काम कर रहे हैं तो उन लोगों को तो कितना फील होता होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई काम पॉलिटिकली मोटिवेट होकर नहीं करना है। आखिर जुडिशरी कहीं ना कहीं उसको जाकर स्ट्राइक डाउन कर देगी, और जब जुडिशरी स्ट्राइक डाउन करेगी तो अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी। तो इस अकाउंटेबिलिटी को हमको
ध्यान रखना है। इवन यहाँ पे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उन्होंने एक कविता सुनाई जज साहब ने और कहा आप मुझे बताओ, मुझे तो ये लग रहा है कि अहिंसा का पाठ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इन चीज़ों का आगे ध्यान रखना है। तो ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी, हिंदू ने कवर किया है, हमने आपके सामने डिस्कशन करके लेके आ गए। 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना बजट डिक्लेयर किया है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान का बजट ऑलरेडी आ गया था। राजस्थान का बजट के आंकड़े अगर याद हैं तो आपको पता है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट हमने पेश किया। अब यहाँ पे बिहार के अंदर आप जानते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, एनडीए की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर वहाँ पे रूल कर रही है। इसके अलावा अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर भी इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन से पहले कुछ घोषणाएं हुई थी और उन घोषणाओं के आधार पे चुनाव से जस्ट पहले घोषणाएं हुई थी, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीनों के जो मैनिफेस्टो थे, उन मैनिफेस्टो में जो उन्होंने जिस प्रकार की योजनाएं लाए, जिसके अंदर उन्होंने महिलाओं को फ्री ट्रैवलिंग, इवन आम आदमी पार्टी ने बोला था हम आपको पर मंथ इतना पैसा देंगे, बीजेपी ने भी बोला था। तब एक डिबेट शुरू हो गई थी, वो डिबेट थी आपकी फ्री बीज और वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना। अब ये जो बजट का अनाउंसमेंट किया है, कौन सा, बिहार का, इसके साथ साथ आप एक और देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ने भी अपना बजट प्रेजेंट किया। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर अभी कोई इलेक्शंस नहीं है। ये मैं जो कंटेक्स्ट बता रहा हूँ वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के संदर्भ में है कि कैसे आप न्यूज़ को अपने आंसर राइटिंग में, अपने डिस्कशन में यूज़ कर सकते हो। अब बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो वहाँ पर जो ये बजट आया, अब बजट डिस्कशन होगा, लेकिन बजट के अंदर जो ये घोषणाएं करी, ये बजट कितने का था, 3 लाख करोड़ के आसपास का। इस बजट के अंदर उन्होंने क्या है बोला, हम महिला हाट बनाएंगे, हम कन्या विवाह मंडल की स्थापना करेंगे सभी पंचायतों के अंदर, हम स्पेशल बस सर्विस चलाएंगे वुमेंस के लिए हर मेजर सिटीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही है ना, ये हो सकता हो एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के आधार पे की गई हो, और हो सकता हो यही चीज़ें फ्री बीज हो। अब ये महिलाओं को आप इतना सेंटर में क्यों देखोगे, ये पहले तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, बाद में तेलंगाना, वर्तमान के अंदर दिल्ली, और इवन राजस्थान के अंदर भी ये देखा होगा आपने, फ्री मोबाइल की घोषणा हुई थी लास्ट इलेक्शन के टाइम पे। तो ये जो चीज़ें घोषणाएं होती हैं ना, ये इलेक्शन से पहले होती है। तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स हैं, महिला वोटर्स को जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स होती है उनके द्वारा बजट का इस्तेमाल करते हुए वोट्स का पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, आप बाकी 4 बजट देख लोगे बिहार के, उसमें इस प्रकार की घोषणाएं नहीं मिलेगी आपको, इसमें मिलेगी। और दूसरा, वहाँ आप देख लो जहाँ इलेक्शंस नहीं होने वाले, वहाँ किस प्रकार का बजट आता है। जैसे अभी आप रिसेंटली देखो राजस्थान का बजट आया। राजस्थान के बजट के अंदर हम इसको जेंडर बजट के रूप में भी देखते हैं, एग्रीकल्चर बजट भी आता है, ग्रीन बजट भी आता है। राजस्थान के बजट में आप जाके रीड करना, स्टडी करना और देखना कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक योजना थी जो अभी आपको फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो फ्री में बस सर्विस हो, या फ्री में इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर आपको फ्री के अंदर पर मंथ आपको कोई कैश इंसेंटिव मिल रहा हो कि हर महीने हम इतना पैसा महिलाओं के खाते में डालेंगे। अब तो नहीं आ रही ऐसी घोषणाएं। क्यों नहीं आ रही? रीज़न क्या होता है, इलेक्शन के टाइम वोट्स को पोलराइजेशन करने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है। तो ये बिहार में जो बजट है, इसी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन मैंने बताया। आप इसको कैसे यूज़ करते हो, इट इज़ योर ओन जजमेंट। मैंने एक बात बोल दी। अब दूसरा बजट आया आप छत्तीसगढ़ का। अब ये जो 1-2 दिन के अंदर हुई घोषणाएं, उनको मैंने क्लब करके डाला है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बजट आया, वहाँ इलेक्शंस नहीं है, तो वो जो किसी के ऊपर फोकस कर रहा है, वहाँ का जो बजट है वो बजट फोकस कर रहा है रिफॉर्म्स के लिए। किसका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। उसके बाद कैसे कनेक्टिविटी को इंप्रूव करें, इंडस्ट्री को कैसे बुलाएं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आप समझ रहे हो? इससे मतलब ये निकलता है कि जहाँ इलेक्शंस हैं वहाँ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रीबी और वेलफेयर स्टेट के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है, जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। इससे होगा क्या, अब जब आप इलेक्शन के टाइम बजट आता है तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, फिर इसके बाद आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, तो फिर आप क्या करते हो, उधार पैसे लेते हो। तो आगे आने वाली सरकारों के पास इतना फिस्कल स्पेस नहीं रहता कि वो फिर उसको मैन्यूवर कर सकें और लोगों के हित में काम कर सकते हैं। और दूसरा, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन के अंदर हमने क्या बात करी है कि संपूर्ण राष्ट्र के अंदर और संपूर्ण राज्यों के अंदर हम प्रयास करेंगे कि एक ही चरण में, अगर एक चरण में पॉसिबल नहीं हुआ तो उसका 2 चरण में होगा, लेकिन प्रयास यही है कि इन 1 या 2 चरणों के अंदर हम इलेक्शन करवा दें। अब इससे क्या होगा, इससे जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इससे जो ये फ्रीबीज वाला कंसेप्ट है वो भी मिनिमाइज होगा।
तो आप वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स के अंदर आप इसको कोट कर सकते हो। आपके आंसर को सब्सटेंटिएट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास दोनों प्रूफ हैं कि कैसे बिहार का बजट है, कैसा छत्तीसगढ़ का बजट है। कहीं अलग अलग लोकेशन में नहीं है, बिहार और छत्तीसगढ़ वहीं आसपास लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना था और बिहार आज भी अपने एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है, और दोनों की आर्थिक स्थिति है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन है। समझ गए? तो ये चीज़ें दिखा रही है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है लोगों के पास बिहार के अंदर, और आप मुनाजा दे रहे हो। तो ये मुनाजे जो हैं वो क्या है, इलेक्शंस को प्रभावित करने की नीतियाँ हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में बात नहीं कर सकते, लेकिन एज ए राष्ट्र हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उसको हम जरूर देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए। आप यदि आज शेयर मार्केट की स्थिति देखो तो लास्ट 5 से 6 महीने के अंदर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, जो क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो भारत से विड्रॉ हो चुका है। हम एक तरफ बोलते हैं कि हम एफडीआई को आकर्षित करेंगे, हम फॉरेन मनी को आकर्षित करेंगे, और एक तरफ आपके शेयर मार्केट से 5 या 6 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ विड्रॉ हो चुका है, और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते आगे आने वाले समय में क्यों होगा। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का ये व्यू है कि पिछली बार जब बजट का अनाउंसमेंट किया था उसमें हमारी केंद्र सरकार में फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि जो कैपिटल गेन टैक्स है, और जो आपका कैपिटल गेन टैक्स हो गया, और एक हो गया और एक आपका हो गया स्मॉल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स में तो क्या बात हुई, उन्होंने बोला यदि आप कोई शेयर, कोई म्यूचुअल फंड इसमें आप निवेशित हो, और यदि आपने उसमें जो निवेश की अवधि 1 साल से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको कैपिटल गेन, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी बोल सकते हैं, आपको टी छोड़ दो, एलटीसीजी, ये लॉन्ग टर्म का हो गया। जो मैं 1 साल से कम बोल रहा हूँ वो क्या है, स्मॉल इसके लिए स्मॉल टाइम के लिए है, और जो आपका इसको जो स्मॉल टाइम के लिए उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और जो 1 सेकेंड वापस लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, 1 सेकेंड। देखो, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, ये होता है यदि आप किसी शेयर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, तो ये तो एक शेयर मार्केट में निवेश करना हो गया, यदि वो अवधि आपकी 1 साल से अधिक है, और वही शेयर म्यूचुअल फंड में आपका निवेश 1 साल से कम है, तो 1 साल से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, और 1 साल से अधिक है तो आपका वो लॉन्ग टर्म हो गया। ये तो एक हो गया। उसी प्रकार से कुछ लोग ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, या आप जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी है वो भी एक एसेट बन जाएगा धीरे धीरे बिल आने के बाद। तो इन चीज़ों में यदि आप 2 साल से अधिक निवेशित हो, जो मैंने अभी नाम बताए, कौन से, आपका मकान हो गया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, और ये आपने यदि 2 साल से अधिक अपने पास रखा और फिर आप उसको बेचते हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी, उसको आपने 2.5 साल बाद आपने उसको 25 लाख में बेच दिया, तो ये जो 10 से 25 का डिफरेंस कितना है, 15 लाख का। इस 15 लाख के ऊपर ये प्रॉफिट हो आपको, इस प्रॉफिट के ऊपर आपको सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। यही यदि अगर आपका 1 साल के अंदर बेचते या 8 महीने बेचते, तो फिर आपको अमाउंट चाहे उतना ही हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, उसकी जो रेट्स हैं वो है 12.5%, जबकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसकी कितनी है, 20%। तो अब इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जैसे इससे पहले 10% था, 10% से इन्होंने कितना कर दिया, 12.5%। तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो चेंज किए सरकार ने, ये चेंज ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियन शेयर मार्केट्स के अंदर, उसको बाहर जाने के लिए मजबूर किया, और नज़दीक समय में ऐसा लगता भी नहीं है कि ये पैसा वापस आएगा। और जब ये पैसा वापस नहीं आएगा तो ये जो अवधि है वो बढ़ सकती है, क्योंकि आखिर जो लोग निवेश कर रहे हैं वो भी एक बेयर मिनिमम इंटरेस्ट या एक रिटर्न की प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो चैलेंज हमको दिख रहा है ना, ये चैलेंज क्यों आ रहा है, ये चैलेंज का बेसिक रीज़न यही है कि जो हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तमिलनाडु से न्यूज़ है। तमिलनाडु 2 चर्चाओं को लेकर ऑलरेडी न्यूज़ था, जिसके अंदर एक तो 3 लैंग्वेज की बात हुई थी, जिसके अंदर जो समग्र शिक्षा अभियान का पैसा तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर 2000 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार ने रिलीज़ नहीं किया था पीएम श्री स्कूल वगैरह के डेवलपमेंट वगैरह के लिए। और क्यों नहीं कहा था, उन्होंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप लागू नहीं कर रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज की बात की गई है और आप कोई तीसरी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हो। बेसिकली ये रीजंस के साथ उन्होंने पैसा नहीं दिया। तमिलनाडु ने उसका विरोध किया, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने, जो मिस्टर स्टालिन है, तो जो एम के स्टालिन है, इन्होंने उसके बाद उसका काफ़ी विरोध हुआ,
उसके बाद कई मिनिस्टर्स की, एजुकेशन मिनिस्टर की खुद की क्लैरिफिकेशन आई, और उसके बाद अभी भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। एक विवाद तो वो था। अब उसके विवाद के कारण हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंप्लीटली डिस्कस भी किया था कि उसके अंदर क्या क्या कंटूर है। अब दूसरा विवाद था, वो था डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को लेके। ऑलरेडी हमने ये आर्टिकल कवर किया है, लेकिन अब क्या है, इन्होंने जो M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला था अपने वहाँ के लोगों को कि यदि डीलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज करता है तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, आर्टिकल 82 बोलता है कि जो आपकी सीमाओं का निर्धारण दोबारा होगा और 2026 के बाद जो हमारी लोकसभा की, जो हमारे MLAs की सीट्स हैं, उसको हम दोबारा देखेंगे। अभी तक तो यही है, 3 बार तो एग्जैक्टली हो चुका है, और चौथी बार हमने सीमाओं का वो किया 2001 के अंदर जो हमने बनाया था, उसमें हमने सीमाओं का जो निर्धारण किया था, उसके अंदर सीट्स बढ़ाने की बात नहीं हुई थी। अब यहाँ पे M.K. स्टालिन ने जो ये बात बोली, उसके बाद अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु की एक भी सीट, एग्जिस्टिंग सीट है, कम नहीं होगी। फिर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आया कि भाई सीट तो वैसे भी आप कम नहीं कर सकते। मुद्दा तो ये है ना कि क्या साउथ के स्टेट जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को सही ढंग से लागू किया, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो नॉर्थ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी सीट्स ना बढ़ जाए। तो हालांकि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, परंतु आपको ये समझना होगा आश्वासन में और काम होने में बड़ा फर्क है। तो अब इन्होंने 5 मार्च को संपूर्ण पार्टियों को लेकर के एक मीटिंग करने का प्रयास किया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि सभी पार्टियों को शामिल होना चाहिए, ताकि जो ये प्रपोज डीलिमिटेशन है, इसको लेकर के पहले से ही इसके रूल्स हैं वो तय हो जाए और साउथ कहीं नॉर्थ से एलिमिनेट ना हो जाए। आप समझ गए? तो ये रीजनल डिस्पैरिटी हो रही है। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो हमारी रीजनल कमीशंस बने होते हैं और इंटर स्टेट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, उनके माध्यम से हमको ये बातचीत करके इनको हल करना चाहिए। तो ये इश्यू अभी भी लिंगर ऑन है, जो अभी तो ये और बहुत बातें चलेगी इसके ऊपर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आई है आपकी आदित्य मिशन से। आदित्य क्या था, 2023 के अंदर सितंबर में हमने लॉन्च किया था। किसको? आदित्य मिशन को। सोलार मिशन है, सोलार की स्टडी करता है और इसकी रिपोर्ट्स आने लगी है। तो अब जब इसके डाटा आने लगे तो ये खुद चर्चाओं में बनने लग गया। आदित्य के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा ये 1 सेकेंड, हमारा कौन सा मिशन भेजा हमने? आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए इसने नाम रखा। तो ये करेगा क्या? सन की स्टडी करेगा। और सन की स्टडी में क्या क्या कर रहा है? सन का कोरोना है, उसकी इंटरनल फेजेस हैं, जैसे कि सन का फोटोस्फीयर हो गया। सन का जो आउटर लेयर है ना, उसको बोलते हैं हम कोरोना। जो उसका आउटर एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसको हम कोरोना बोलते हैं, उसकी स्टडी करेगा। इसके बाद ये सन के क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा। और जो सोलार फ्लेयर्स वगैरह आती हैं, सोलार विंड्स आती हैं, उनकी स्टडी करेगा कैसे। तो अब इसको जो हमने भेजा था अपने यहाँ से, तो हमने इसको भेजा था PSLV के माध्यम से। कौन सा था PSLV? C57। और कब भेजा था आपने? 2023 के अंदर, आई थिंक सितंबर महीने में हमने इसको भेजा था। क्लियर है? अब मिशन किसका था? इसरो का था। इसको हमने जहाँ एस्टेब्लिश किया था, जिस ऑर्बिट के अंदर या जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम लैग्रांज 1। कौन सा पॉइंट था आपका? लैग्रांज 1। अब लैग्रांज क्या होते हैं वो देखना आपको, और कितने लैग्रांज पॉइंट है। तो यदि आप देखो, सबसे पहले ये सन है, और सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। तो ये हमारा एलिप्टिकल पाथ हो गया। और जो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो ये अर्थ का एलिप्टिकल पाथ हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इस अर्थ के सन के चारों तरफ 4 लैग्रांज पॉइंट है। कौन से? 4। तो सबसे पहला जो लैग्रांज पॉइंट है वो है आपका सन और अर्थ के बीच में। तो ये सन और अर्थ दोनों की दूरी को मिला दो, तो ये L1 हो गया। इसके बाद जो दूसरा लैग्रांज पॉइंट है वो अर्थ के पीछे की तरफ है, तो यहाँ हो गया L2। ठीक है? और जो तीसरा लैग्रांज पॉइंट है वो सन के बैक साइड में है, तो ये आपका तीसरा लैग्रांज पॉइंट हो गया। यहाँ तो नहीं बनाऊंगा, यहाँ बनाते हैं L3। सॉरी, डिलीट हो गया। अर्थ को रिवॉल्व कराते हैं ना सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, L3 हो गया। डन। अब एक और आपका बच गया L4 L5, दोनों बना देता हूँ मैं। इस तरफ जो आपका बनेगा L4 हो जाएगा, इस तरफ L5 हो गया। ठीक है, अब इनको आपस में मिला देते हैं। अगर एग्जाम में सवाल आता है ना, तो ऐसे बना के आना आपको। अब देखो,
जो सन और अर्थ का एक्सिस मिल रहा है उसके ऊपर 3 लैग्रांज पॉइंट है। L1 ये कहाँ है, सन और अर्थ के बीच में। जो ये सन और अर्थ के बीच में इसका डिस्टेंस कितना है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद L2 कहाँ है, ये अर्थ के पीछे, L3 कहाँ है, ये सन के पीछे, और L4 L5 ये अपने अर्थ और सन के एंगल में ट्रायंगुलर बनाते हुए उस शेप के अंदर लोकेटेड है। हमने जो आदित्य को भेजा वो कहाँ स्थापित किया है, L1 के अंदर। अब आप पूछोगे सर ये L1 होता क्या है, तो जो लैग्रांज पॉइंट होता है ना, लैग्रांज पॉइंट किसे कहते हैं, जब आप देखो सन एक ग्रेविटेशनल, इसके पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, अर्थ के पास भी एक ग्रेविटेशनल होगा। जब दो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्टिव कोई बॉडीज होती है, उन दोनों बॉडीज के बीच के अंदर जहाँ इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स मिले, जहाँ पे इसका सबसे कम असर हो, एक न्यूट्रल क्षेत्र हो, उसको हम लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। तो L1 एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सन और अर्थ दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे मिनिमम है। तो उस स्टेबिलिटी के कारण हमने L1 के अंदर किसको रखा, लैग्रांज पॉइंट। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी जगह बहुत बड़ी जगह होती है, तो कई और भी सैटेलाइट वहाँ प्लेस होते हैं, लेकिन हमने कहाँ प्लेस कर रखा है, L1 में प्लेस कर रखा है। क्लियर हो गया, ये हो गई बात खत्म, हमने L1 को कहाँ रख रखा है। इसके साथ बहुत सारे पेलोड्स भी गए थे, और ये जो हमने जो इसको भेजा मैन्यूवरिंग करते हुए भेजा था। तो आपको लैग्रांज पॉइंट समझ में आ गए होंगे, L1 समझ में आ गया होगा, और हमारे जो आदित्य की लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या है, वहाँ से डाटा आना शुरू हो गया, लेकिन जो डाटा हमारे पास वहाँ से आ रहा है वो डाटा क्या भेजेगा, वो सन पे कितना टेम्परेचर है, सोलार विंड्स कैसी आ रही है, सोलार फ्लेयर्स कैसे आ रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कर रही है, सन की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इन चीज़ों की जानकारी देगा। लेकिन भारत के संदर्भ में विशेष बात यह है कि हमारे इसरो ने ये जो डाटा है, इस डाटा को पब्लिक पोर्टल पे रखा है, और भारत ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट या जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहता है, कोई भी संस्था इसका इस्तेमाल करनी चाहिए, वो इसका इस्तेमाल करो। अब इससे होता क्या है, इससे आप इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हो। अब उनको कोई कॉस्ट लग रही है नहीं, क्या वो सन के ऊपर खुद का कोई भेज रहे हैं नहीं, तो इंडिया की जो ये पब्लिक एजेंसी है, गवर्नमेंट है, वो खुद अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसको पब्लिक डोमेन को दे रही है। इससे, इस प्रकार के प्रयासों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बल मिलता है, इस प्रकार के प्रयासों से इनोवेशन को बल मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की आवश्यकता है कि यदि इसरो का आपसे बेनिफिट पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट बताने हैं। जनरल पॉइंट तो आप लिख के आते हो, इसरो ये कर रहा है, इसरो वो कर रहा है, परंतु अखबार जब आप पढ़ रहे हो, डिस्कशन जब आप फॉलो कर रहे हो, तो वो आपका क्वालिटी इनरिचमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो यही वैल्यू एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल था तमिलनाडु से चेन्नई को लेकर के। तो परंदूर एयरपोर्ट एक क्या है, चेन्नई के अंदर अभी वर्तमान में एक ही एयरपोर्ट है, और पहले से ही एक ही था। 1997 से बात चल रही थी कि हमें चेन्नई के आसपास एक और एयरपोर्ट डेवलप करना चाहिए। आप जानते हैं कि चेन्नई जो एक सेंटर रहा है, कैपिटल तो है परंतु सेंटर भी रहा है किसका, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, ये आपकी जो आईटी रिवोल्यूशन का। तो वहाँ पर वर्ल्ड से काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग आते थे, ट्रैवल करते हैं, आज भी करते हैं। तो वहाँ उस टाइम 1997 के अंदर, 1998 के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंटर को अर्ज किया कि बोला हमें एक और एयरपोर्ट बनाना है तो हेल्प करो। तो परंदूर एयरपोर्ट उस टाइम से न्यूज़ में चल रहा था। अब इस परंदूर एयरपोर्ट के आसपास अब जब ये डेवलपमेंट की बातें उठने लगी है, केंद्र सरकार से कुछ रजामंदी बनी है, तो इसका विरोध हो रहा है। तो परंदूर कहाँ है, परंदूर एयरपोर्ट चेन्नई में। हमें ये फैक्चुअल डाटा के लिए मैंने ये आर्टिकल नहीं लाया, आपको ये समझना होगा कि आपको अगर जानकारी है, साल 2014 के अंदर चेन्नई के अंदर फ्लड्स आई थी, और इसका जो पानी है वो वहाँ की कॉलोनीज़ के अंदर वाटर लॉग रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक। इसका मतलब क्या है कि हमारे वहाँ पे चेन्नई में वाटर लॉगिंग की समस्या है। और आपको ये भी समझना होगा कि चेन्नई क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर ये हमारे जो सिटी के अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है। इस साल के बजट के लिए अगर आपने नोटिस किया हो, केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड भी एक घोषित कर रखा है, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए हो। कौन सा फंड है, अर्बन चैलेंज फंड। यहाँ वो मेंशन नहीं है आर्टिकल वगैरह में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस साल का जो केंद्र सरकार का बजट आया था उसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड के लिए रखें, ताकि शहरों का हम विकास कर सके। शहर क्या है, ये आपके ग्रोथ के इंजन है। इकोनॉमी अगर बूस्ट करेगी, आप कह रहे हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ, कैसे बनाओगे, अनटिल अनलेस आपके शहर विकसित हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो ये चेन्नई के अंदर जो ये एयरपोर्ट के लिए लगभग 2000 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन है, इस 2000 हेक्टेयर के ज़मीन के अंदर करीब करीब 30 वेटलैंड्स हैं।
अब इन वेटलैंड्स का रोल क्या, आप ये समझो, वेटलैंड क्या करते हैं ना, वेटलैंड एक स्पंज की तरह होते हैं। कैसे स्पंज की तरफ? सपोज आपके पास वेटलैंड के पास पानी ज़्यादा आ गया, चाहे वो बारिश से आया हो, चाहे आपके शहर का पानी हो, चाहे कहीं से भी आया हो, या उसने कैचमेंट एरिया से इकट्ठा किया हो, तो वेटलैंड क्या करेंगे, इस एडिशनल पानी को कहाँ भेज देंगे? ग्राउंड में। इससे क्या होगा? ग्राउंड रिचार्ज हो जाएगा, आपके ऊपर की जो पानी की समस्या थी वो सॉल्व हो गई, जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल बन गया, तो आपको एक जो वाटर सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम हो गया नेचुरली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो वेटलैंड का ये रोल होता है कि दे एक्ट एज ए स्पंज, सो दैट एक्सेस वाटर है वो हो गया। दूसरा इसका फायदा क्या है, सपोज पानी नहीं है सरफेस पे, तो कैपिलरी एक्शन के माध्यम से वेटलैंड वाले क्षेत्र के अंदर हल्का 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 पानी जमीन से आता रहता है। उससे क्या है, जो वहाँ पे आपके पौधे हैं, जो आपका फ्लोरा फोना है, जो जीव जंतु है, उनको पानी मिलता है, तो इससे भी लाइफ सस्टेन होती है। देखो, ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होने से आम आदमी को पानी मिला और जानवरों को पानी मिला, तो ये वेटलैंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस क्षेत्र में 30 वेटलैंड है और फ्लड आई थी, इसका मतलब क्या था कि आपका वाटर मैनेजमेंट पुअर था। अब जब आप वेटलैंड्स को डिस्टर्ब करोगे तो और ज़्यादा फ्लड्स आने की संभावना है, क्योंकि दे एक्ट एज ए नेचुरल बफर, दे एक्ट एज ए स्पंज। इसीलिए वहां पे लोगों का विरोध आ रहा है। अब लोग तो विरोध इसलिए करेंगे भाई, जिसके गांव की जमीन है वो तो विरोध करेगा ना भाई, मैं अपने गांव को कैसे छोड़ दूं, मेरी पैतृक जमीन है या किसी की पैतृक जमीन है, तो वो आदमी जिसके पास है अपने घर पे 4 ईंट रखने की जगह ही हो, वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता, अनटिल अनलेस सरकार उसको सही ढंग से अकोमोडेट ना करे, उसको रिहेबिलिट ना करे, उसको उसकी जगह ना दे। फिर भी जो नई जगह जाएगा उसको वो फीलिंग्स नहीं आएगी, है ना। हमारा लगाव कैसे होता है अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राष्ट्र से, वैसे उनको भी तो होता है, तो वो तो एक रीज़न है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये जो नई साइट चूज करी है, कौन सी? परंदूर। इस क्षेत्र, इस 2000 हेक्टेयर के अंदर 30 वेटलैंड है, और ये 30 वेटलैंड ऐसे नहीं कि जो रामसर साइट कन्वेंशन के अंदर लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु ये जो 30 वेटलैंड ये दिखाते हैं कि भाई उनकी भी अपने क्षेत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंस है, वो भी तो किसी फ्लोरा को, फोना को, झीलों को, नदियों को, नालों को संरक्षित करते होंगे। तो ये चीज़ दिखाती है कि हमें किस प्रकार से इनको मैनेज करने की आवश्यकता है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। जितने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे आपके, जो 2 या 3 दिन के अंदर रहे वो, और जो आज के थे वो हमने कवर कर लिए। कई बार अगर बीच में नहीं आता, इसका रीज़न यही है कि उस दिन हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है डिस्कशन करने के लिए। वी डू नॉट हैव एडिक्वेट आर्टिकल्स विच विल बी हेल्पफुल इन आवर एग्जाम। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वरी नहीं करना है। आई रेस्पेक्ट यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर जो आप लोगों ने दिखाई, एंड प्लीज़ बी इन टच। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्या है, इंसेंटिव तब मिलता है जब आप इन चीज़ों को और इन्हांस करो, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, जो अच्छे लोग हैं हमसे जुड़े, जिन्हें वास्तव में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिन्हें वास्तव में आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के राष्ट्र के लिए कुछ करना है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। जय हिंद।